नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना नेशनल आके। यूपी के विधानसभा चुनाव अपने जोरों पर चल रहे हैं। यूपी के चुनाव में नेता अपनी दमखम के साथ में प्रचारों में जुटे हुए हैं। पार्टियां हैं, बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी, सब अपने अपने चुनाव प्रचारों में लगे हुए हैं। बड़े बड़े नेता अपनी अपनी बड़ी से छोटी नुक्कड़ सभाओं तक में जुटे हुए हैं। आज हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी कासगंज विधानसभा पटियाली से चुनाव मैदान में है, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, इमरान अली जी। इमरान अली जी से ही पूछेंगे इस चुनाव में जो कि कांग्रेस पार्टी ने इनको विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है, बड़े पदों पर भी रहे ये पटियाली विधानसभा में, क्या ये अपना हाथ के पंजे को। नमस्कार। नमस्कार। ये यूपी के चुनाव पूरे दमखम के साथ में सारी पार्टियां लड़ रही हैं। ठीक है, रणनीतियां हैं जो कि आप बड़े पदों पर रहे और आज पटियाली विधानसभा से आपको उतारा है। क्या आप पटियाली विधानसभा के लोगों को अपनी तरफ कैसे खींच पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि यहाँ जितने भी सारे प्रत्याशी हैं उम्र में सबसे हमसे बड़े ही हैं, क्योंकि हम नौजवान हैं। सबसे पहली बात तो पब्लिक से जुड़ने का एक ये बहाना है कि मैं नौजवान हूँ, नौजवान का साथ दे। वो उसकी उम्र कम है और वो जल्दी से गांव भी आ सकता है, आपकी बात रख सकता है, प्रशासन से शासन से लड़ सकता है। उनके बीच में एक बात ये रख रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जैसा आपने कहा, मैं बड़े पदों पर रहा हूँ। अभी यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ, झारखंड का प्रभारी हूँ। इससे पहले भी मैं छत्तीसगढ़ इंचार्ज रहा और इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी हूँ। और पब्लिक के बीच में ये सारी बातें हैं। पब्लिक ये जानती है कि भविष्य में अगर इमरान को मौका देती है पटियाली की जनता, तो यकीनन इस पटियाली विधानसभा की पहचान पटियाली तक, जिले तक और लखनऊ तक नहीं होगी, पूरे हिंदुस्तान में होगी। इसलिए पब्लिक हमें बहुत मोहब्बत कर रही है, समर्थन दे रही है और वो एक ऐसे नेता को मेरे अंदर देख रही है जो भविष्य में बहुत लंबे वक्त तक राजनीति करेगा, इस पटियाली की जनता की सेवा करेगा, उनकी जो भी सुख दुख है उन्हें सॉल्व करने की, उन्हें सहारा देने की कोशिश करेगा। इस लायक है वो जो कर सकता है। तो पटियाली की जनता ये सोच के, ये सारी चीजें जानकर समर्थन दे रही है, मोहब्बत दे रही है और यकीन मानिए कि आने वाले वक्त में इस पटियाली विधानसभा पर इतिहास रचने जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये विधानसभा रही है, इस बार भी जो है बहुत सालों के बाद इस पटियाली विधानसभा पे कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। इमरान जी, आप कह रहे हैं कि पटियाली विधानसभा से कांग्रेस जीतने जा रही है। बीजेपी के बड़े पदाधिकारी योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, जो कि कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल के अंदर भ्रष्टाचार और देश को गड्ढे के सिवा कहीं नहीं करा। ये तो देश की जनता जानती है। उनका तो जिस दिन से वो आए हैं 2014 के बाद लगातार कांग्रेस पर ही आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि लगभग 7-8 साल केंद्र सरकार को हो गई, 5 साल उत्तर प्रदेश सरकार को भाजपा की हो गई है, लेकिन अभी तक उनके जहन में ये बात ही नहीं आ रही है कि वो सत्ता में है। उनके दिमाग में अभी भी ऐसा लग रहा है कि सत्ता में कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर अगर उनसे बात की जाती है, कोई भी देश की जनता या कोई भी तबका जब आवाज उठाता है अपने लिए, तो हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगा देते हैं। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो आपने कहा 70 साल में कांग्रेस ने गड्ढे खोद दिए, जबकि 70 साल में जो कुछ कांग्रेस ने बनाया है उन सारी चीजों को लगातार मोदी जी बेचने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मोदी जी से हम ये पूछना चाहते हैं, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो मैं तो ये तक कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री भी वो कांग्रेस की वजह से है, क्योंकि जब देश में पहली सरकार का गठन हुआ तो अगर कांग्रेस पार्टी चाहती और मोदी जी जैसी सोच होती तानाशाही की, तो इस देश में लोकतंत्र लागू नहीं होता। कांग्रेस पार्टी कल भी रहती और आज भी रहती और हमेशा रहती और तानाशाही लागू कर सकती थी। लेकिन इस देश के नेताओं ने, हमारे बड़े नेताओं ने, नेहरू, अंबेडकर, अब्दुल कलाम आजाद, बड़े बड़े नेताओं ने इस देश में लोकतंत्र लाया, जिसकी वजह से ही आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया है और उन्हें इस तरीके से प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ये बातें नहीं करनी चाहिए, जबकि वो लगातार कांग्रेस की बनाई हुई सारी चीजों को बेचने का काम कर रहे हैं। चाहे बीपीसीएल हो, चाहे रेलवे हो, आप किसी भी देख लीजिए, चाहे बीएसएनएल हो, यहाँ तक कि लाल किला बेच दिया, हर चीज कॉन्ट्रैक्ट में बेचने जा रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री भी कांग्रेस की वजह से, उसके बाद भी कांग्रेस के 70 साल में गड्ढे खोदने की बात करते हैं। ये सारी चीजें सुन सुनकर जनता पक चुकी है। पूरे देश में भाजपा के विरोध की लहर है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में भाजपा का इतना विरोध है, आप किसी भी गांव में जाएंगे भाजपा वालों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। कल पटियाली में प्रधानमंत्री मोदी जी आए हुए थे। मोदी जी कल कह रहे थे कि साहब कांग्रेस के कोरोना काल में कांग्रेस के पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता
कोरोना काल में किसी गरीब के घर नहीं गए, किसी का कोई सहारा नहीं दिया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कोई गरीबों का सहारा दिया, गरीबों को 2 वक्त का खाना दिया, 2 बार राशन दे रही है महीने में फ्री। कांग्रेस पार्टी कहीं दूर दूर तक क्यों दिखाई नहीं दी? सच्चाई तो ये कि पूरे देश में अगर कोई पार्टी कोरोना काल में काम कर रही थी तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपको हम याद दिला दे, एक नाम ऐसा कांग्रेस का इस कोरोना काल में निकल के आया है जिसका नाम है बीवी श्रीनिवास। सोनू सूद के बाद अगर कोई भी इंसान इस देश में नाम कमाया तो बीवी श्रीनिवास जो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पूरे देश भर में ऑक्सीजन भेजने का काम किया है। यहाँ तक कि मोदी जी के कई दोस्तों को ऑक्सीजन भेजने का काम किया, रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी चीजों को आपूर्ति दी। आपको यहाँ तक याद होगा कि उन्होंने यहाँ तक कि एम्बेसी तक में, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, एम्बेसी तक में ऑक्सीजन सिलेंडर का काम भेजने का किया। उसके बाद मोदी सरकार ने क्या किया, उनके ऊपर क्राइम ब्रांच की जांच में ढाल दी जाती है और उसकी रिपोर्ट आती है, वो क्लीन चिट उन्हें मिल जाती है। रही बात कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, जब प्रियंका गांधी ने 5000 बसें नोएडा पर लगाई, जब दिल्ली से यूपी का मजदूर भाग रहा था तो प्रियंका गांधी ने 5000 बसें जो है नोएडा बॉर्डर पर, गाजियाबाद बॉर्डर पर लगाई, लेकिन योगी जी ने उन्हें नहीं चलने दिया। प्रियंका गांधी ने यह तक कहा कि आप मेरी बसों को लो और गरीब जनता को अपने घरों तक जाने दो। अगर आपको लगता है कि ये कांग्रेस का नाम होगा तो अपना बीजेपी का झंडा बसों पर लगा लो। आपको याद होगा देश भर में अगर किसी ने भी काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में किया। पूरे देश भर में, देश भर से बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को निकालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ट्रेनों को बुक करके जगह जगह कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात से अगर ट्रेनें निकालने का, ट्रेनें बुक करके इस प्रदेश की जनता को वहां से निकालने का काम किया कोरोना काल में, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। देखिए, इस भाजपा को सिर्फ आरोप लगाना आता। मैंने पहले ही कहा, उन्हें अभी तक इस बात का यकीन नहीं है कि वो सत्ता में है। उन्हें अभी तक ये यकीन नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगता है, वो जैसे उनसे कोई बात पूछो तो ऐसा लगता है वो आज भी विपक्ष में है, क्योंकि वो लगातार 70 साल में विपक्ष में रहे, आज तक उस भावना से बाहर ही नहीं निकल पाए। किसी भी चीज की बात करो वो अपना जवाब नहीं देते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे डाल देते हैं। कुछ प्रियंका गांधी जी 2 साल पहले से यूपी के चुनाव के दौरान कूद पड़ी हैं। उससे पहले प्रियंका जी कहाँ थी? नहीं, प्रियंका जी राजनीति में सक्रिय नहीं थी, लेकिन वो रायबरेली अमेठी तक सक्रिय थी। उसके बाद जब प्रियंका गांधी को लगा कि मुझे अब देश भर में सक्रिय होना चाहिए तो वो उत्तर प्रदेश में 2-3 साल पहले सक्रिय हुई। ये उनकी व्यक्तिगत चीज है। उन्हें कब लगा, कब, ये नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं आई, ये तो बेकार की बात है। लेकिन जब से वो आई हैं, आप इस बात पे यकीन करेंगे, इस उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ने किया है। 5 साल में कोई भी नेता जो उत्तर प्रदेश का है, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे मायावती जी हो, 5 साल से आवाज नहीं निकली है। 5 साल से आवाज नहीं निकली। हाथरस का जब मामला हुआ तो कौन था? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ रहे थे। उन्नाव का मामला जब हुआ, कौन था? प्रियंका गांधी थी। जब शाहजहांपुर की लड़की चिन्मयानंद वाला जो इशू हुआ, उसमें कौन था? प्रियंका गांधी थी। लखीमपुर में जब किसानों को कुचलने का काम हुआ तो कौन लड़ा? प्रियंका गांधी थी। सोनभद्र में जब आदिवासियों को मारा गया, उसमें कौन लड़ने आया? प्रियंका गांधी लड़ने आई। इलाहाबाद में जब 5 लोगों की हत्या हो जाती है तो किसने लड़ाई लड़ी? प्रियंका गांधी लड़े। लेकिन अखिलेश जी, एक बात ये बताइए कि इस 2017 में आपकी कांग्रेस पार्टी सपा के गठबंधन से लड़ रही थी। इस बार ऐसा क्या कारण मारे रहे क्योंकि सपा से गठबंधन नहीं हो पाया? देखिए, ये राजनीतिक रणनीति रहती है। कभी पार्टी को लगता है कि हमें गठबंधन करना चाहिए, कभी लगता है नहीं करना चाहिए। 2017 का जो प्रयोग था वो कहीं ना कहीं हमारा असफल रहा। ये हम भी मानते हैं, शायद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी भी मानते होंगे। इस वजह से हमने जो है गठबंधन नहीं किया। उसके साथ साथ एक वजह और भी है कि इस प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है तो गठबंधन कर करके कमजोर हुई है। कभी मायावती से गठबंधन किया, कभी अखिलेश यादव जी से गठबंधन किया, और लगातार गठबंधन में हमें कम सीटें मिलती रही और हमारी बाकी सीटों पर संगठन खत्म होता जा रहा था। प्रियंका गांधी ने 3 साल में आके संगठन को खड़ा करने का काम किया और 403 सीटों पर इस बार प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे हैं। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन इस बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खड़ी हो जाएगी। आने वाली जो भी सरकार हो, बिना मेरे समर्थन से इस बार सरकार भी बनने नहीं जा रही है। आपका कहने का मतलब ये है, अगर 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी? नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में 2024 में अगर
जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो चुकी है और 2024 में इसका रिजल्ट मिलेगा। जो इस वक्त मेहनत चल रही है इसमें क्या रिजल्ट रहेगा ये अलग बात है, लेकिन 2024 में इस मेहनत का फल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि पूरी देश की जनता मोदी सरकार से परेशान हो चुकी है। अब केंद्र में सरकार बदलने का मूड बना चुकी है और सारा वोट लोकसभा का कांग्रेस पार्टी को जाएगा, वो किसी भी समाज, किसी भी तबके और किसी भी धर्म का हो। बीजेपी पार्टी में जो बीजेपी सरकार चल रही है, इस सरकार में किसानों को 24 घंटे की ड्यूटी पर लगा दिया गया है। अगर आपकी सरकार बनती है तो इस किसान को 24 घंटे की ड्यूटी से मुक्ति दिल पाएंगे? नहीं, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। इससे पहले जब मैं 10 साल सरकार में था, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी यूपीए, तो हमारे किसान 24 घंटे की ड्यूटी पे पहले भी नहीं थे। इसमें वादे करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मोदी सरकार की योजना है जिसकी वजह से रात भर किसान जो है जानवरों को खा रहे हैं। आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। जो कि 24 घंटे की ड्यूटी पे, एक तो ये फसल की ड्यूटी होती है, दूसरी ड्यूटी वो हो गई कि 24 घंटे जैसे कि गोवंश छोड़ दिए गए, गाय बाजार छोड़ दिए गए। आखिर किसान की ऐसी क्या गलती हो गई कि मोदी योगी जी ने 24 घंटे के लिए अपनी फसल के लिए फसल बोते मेहनत करते हैं, वो घर जाकर के सो जाते हैं। आज उनकी रात और दिन की नींद हराम हो चुकी है। क्या उस नींद को दोबारा से किसान की नींद को वापसी दिला पाएंगे? नहीं, मैं पहले भी सवाल आपका समझ गया। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा था, जब मेरी सरकार थी 10 साल, तब यहाँ जंगली जानवर या गाय खेतों में नहीं घुस रही थी, तो इसमें वादा करने की जरूरत ही नहीं। जब हमारी सरकार होगी, पहले जैसा जो शासन था वैसा ही होगा। जानवर सड़क पर नहीं होंगे, वो गौशाला में होंगी। गाय अगर होंगी गौशाला में होंगी, जंगली जानवर का अलग व्यवस्था की जाएगी। और इस तरीके की ना हमारी पहले की सरकारों में रहा है कि रात भर किसान जो है अपने खेतों को रखा है, दिन भर में फसल करे। यही मैं बात कह रहा हूँ कि ये वादा करने की बात ही नहीं है। पहले की सरकारें देखिए, बीजेपी वाले बड़े मंचों से कह रहे हैं अगर क्या बीजेपी पार्टी के अलावा किसी की सरकार बनती है तो या तो कट्टी घर में जाएंगे या फिर उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बीजेपी जब सरकार ये आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। पिंक रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा मुद्दा मोदी जी ने उठाया था कि जो है गाय का गोश्त, गौ मांस जो है कि तस्करों को वोट दोगे या हमें वोट दोगे, गौ माता के रक्षकों को वोट दोगे। इस तरीके के बहुत नारे 2014 में उठाए गए थे। लेकिन आपको हम बता दें, बीजेपी की सरकारें और भी जगह रही हैं, अभी मौजूदा में है। गोवा में गौवंश क्यों नहीं बंद किया आपने? मेघालय में आपने, असम में गौवंश क्यों नहीं बंद किया? मतलब वहां भी तो भाजपा सरकारें हैं, लेकिन इनकी नीतियां अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग अलग हैं। वहां पर खूब गौवंश जो है कटवा रहे हैं, कट्टी घर भेज रहे हैं। यहाँ तक कि इनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने भी कहा कि मैं भी गौ का मांस खाता हूँ। तो अब ये तो जनता को फैसला करना है। इनके दो चरित्र जो है, इनका चेहरा दो मुंहा चेहरा है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, और गौवंश पे जो कानून बना हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया हुआ है, पहले से बना हुआ, अलग अलग स्टेट में अपने अपने हिसाब से बना हुआ है। ये तो जो है भावना से खेलना जानते हैं। गौवंश का सहारा लेके 2014 में सरकार बना ली। आज हिंदुस्तान जो है मीट एक्सपोर्टर में दुनिया में नंबर 1 हो चुका है, पहले या दूसरे नंबर पे आता है। आप सोचिए, जिस पर इन्होंने सरकार बनाई और आज वो क्या कर रहे हैं, वो उसको अब विपरीत काम कर रहे हैं। तो ये सब जनता जान चुकी है और इस बार उखाड़ने का मूड बना चुकी है जनता। आप देखिए, इस बार रिजल्ट आएगा, भाजपा को उखाड़ फेंकेगी उत्तर प्रदेश से और फिर 2024 में केंद्र सरकार से। इमरान जी, आप युवा हैं, आप पटियाली के युवाओं के लिए क्या रणनीति है आपके पास, जो कि आप उनको रोजगार, जो कि आपकी सरकार बनती है तो उनको रोजगार दे पाएंगे? मैंने युवाओं से पहले ही कहा, बड़ी बड़ी बातें मैं करता नहीं। अगर विधायक होता हूँ या ना भी होता हूँ, 2024 में अगर हमारी केंद्र की सरकार बनेगी, यकीन मानिए इस पटियाली के लिए कोई ना कोई योजना केंद्र से हम लेके आएंगे। यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई भी टेक्निकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ पर किसानों की हालत जैसी देश में है वैसी यहाँ पर है। और यहाँ पर जो एक उद्योग हुआ करता था कपड़े का, वो भी लगातार खत्म होता जा रहा है। उसे बढ़ाने का काम करेंगे, उसे जो है प्रमोट करने का काम करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी या कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री या पिछला जो व्यापार रहा है कपड़े का, उसको आगे बढ़ाकर गरीबों को और नौजवानों को रोजगार दिया जाए। और उसके अलावा जो और ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, अगर हमारे केंद्र में 2024 में सरकार आएगी, उस केंद्र सरकार के सहारे यहाँ पर जो है हम कंसल्टेंसी के थ्रू जो है उनका नियुक्ति कराकर देश भर में जहाँ जहाँ भी नौकरी हम लगा सकते हैं वह लगवाने का काम करेंगे। पटियाली विधानसभा से सपा पार्टी ने एक महिला को टिकट दिया है।
वो भी मुस्लिम समाज से आती हैं, आप भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। क्या मुस्लिम वोट आपको कन्वर्ट हो पाएगा? अब ये तो जनता को फैसला करना है कि वो मुझमें भविष्य की राजनीति देखते हैं या उनमें देखते हैं। वो सपा का डिसीजन है, उन्हें किसे उतारना था किसे नहीं उतारना था, लेकिन अब पटियाली की जनता ये तय करेगी कि नेता कौन होगा और भविष्य का नेता कौन होगा। मुझे लगता है मेरे अंदर वो भविष्य का नेता देख रहे होंगे और वो दूसरा प्रत्याशी भी सामने है, उन्हें भी देखेंगे। अब ये तो पटियाली की जनता तय करेगी किसे जिताना है किसे वोट देना है, उस पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो लोकल आपके मुद्दे हैं पटियाली विधानसभा के, लोकल मुद्दे क्या हैं जिससे कि आपने अपना रोड मैप बनाया हुआ विकास के लिए? देखिए, लोकल मुद्दा एक तो ये है, जितना भी मैं क्षेत्र घुमा, गांव-गांव में सड़कें सब टूटी पड़ी हुई हैं। हालात ये है कि छोटे छोटे गांव में निकलने की रास्ता नहीं है, जबकि गांवों में लोकल में भी बहुत पैसा आता है। यहाँ तक कि जो यहाँ का विधायक है वो अपने क्षेत्र में कहीं घूमने ही नहीं गया है। हालात ये है कि भाजपा वालों को अब किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता यह रहेगी, गांव के जो लोग परेशान है रोडों से निकलने बैठने से, उनकी इस परेशानी को दूर किया जाए। दूसरा ये कि गाँव के लोग जो रात रात भर जानवरों को रखा रहे हैं, दूसरी प्राथमिकता होगी उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाला जाए। तीसरी बात यह है कि उनकी मेडिकल कॉलेज और कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि कहीं कासगंज में बेटा ना भागना पड़े, आगरा ना भागना पड़े, उनका इलाज यहाँ पर ही हो जाए। तीसरी व्यवस्था ये रहेगी कि नौजवान जो यहाँ का बेरोजगार है उनके लिए कोई भी ऐसी इंडस्ट्री का इंतजाम किया जाए कि जिससे थोड़ा बहुत रोजगार उत्पन्न हो, और गंजवाड़ा में जो कपड़े का व्यापार था उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे जिससे थोड़ा बहुत रोजगार वहां से उत्पन्न हो। ऐसे सारे बहुत सारे किसान जो है परेशान ही पूरे देश में। उनकी MSP की बात की है, उनके कर्ज को माफी देने की बात की है प्रियंका गांधी जी ने, उनके बिजली बिल को हाफ करने की बात की है, महिलाओं का बसों में किराया मुफ्त करने की बात की है, ग्रेजुएशन लड़कियों को स्कूटी देने की बात की है, 12th लड़कियों को टैबलेट देने की बात की है। इस बहुत सारी योजनाओं को हमने सामने रखा है किसानों के बीच। अगर हमारी सरकार या हम किसी सरकार के साथ शामिल होंगे तो उन सारी अपने वादों को शामिल करने की कोशिश करेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे तो सवाल लगभग पूरे हो चुके थे, आपके सवाल में से एक सवाल निकला है कि ज़्यादातर जनता का लोगों का सवाल यही आता है कि विधायक प्रत्याशी आते हैं और चारों तरफ नए नए वादे करते हैं, लुभाते हैं, और विधायक बन भी जाते हैं, बनने के बाद दोबारा वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। आपको जनता किस तरीके से आप पर भरोसा करे कि आप अगर विधायक बन जाते हैं कि जनता के बीच में आप दिखाई देंगे? ये बात जो आपने पूछी है, ये गाँव में लोग भी कहते हैं कि नेता बनने के बाद नेता पलट के नहीं देखता है। अक्सर ये सवाल मेरे सामने आता है तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि आपको वोट डालना है। अब एक तरीका ये है कि आप उन लोगों को वोट डाल दो जिन लोगों को पहले डाल चुके हो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मेरे सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं, तीनों बड़े चेहरे जो तीनों खड़े हैं, उन्हें कहीं ना कहीं चुनाव में वोट डाला जा चुका है, उन्हें आजमाया जा चुका है, उन्हें पब्लिक देख चुकी है। मैं पब्लिक से कहता हूँ या तो उन्हें तीनों को डाल दो जिन पे आप पहले वोट डाल चुके हैं, या एक नए लड़के नए युवा पर भरोसा करके देखो। भरोसा तो करना पड़ेगा। हो सकता है भरोसे में मैं बहुत अच्छा लड़का साबित हूँ, बहुत अच्छा नेता साबित हूँ, मैं पब्लिक के बीच में ये कहता हूँ बिल्कुल सच्चाई, और हो सकता है मैं खराब साबित हो, ये वक्त बताएगा, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन पब्लिक को मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। तो पब्लिक या तो मुझ पर भरोसा कर ले, या जिन पे पहले कर चुकी है और जिनका भरोसा टूट चुका है, या उन पे दोबारा भरोसा कर ले। हमारी शुभकामना आपके साथ है, लेकिन आपकी थोड़ी सी चीज़ हमें अच्छी लगी कि आपके साथ में समर्थक कम है, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा लेकर के नहीं चल रहे हैं। क्योंकि और भी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, वो उनको यही नहीं पता कोरोना काल की प्रोटोकॉल क्या होती है, सारी धज्जियां उड़ाते हुए चल रहे हैं। हमारी शुभकामना आपके साथ है, आप विधायक बने, कोई बात नहीं है। ये थे हमारे साथ में इमरान अली। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।